हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मंथली एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताने के साथ में वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है ये भी आप लोग बता देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को मंथली टेस्ट हो गया है या फिर होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए और हर एक अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर एक नंबर में कि बोला 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए 120 को हम ऐसे लिखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 छक्के 12 हो जाएगा, होगा ना, और 0 का 0, फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6 और 1 0, फिर 2 से जाएगा कि 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 बचे 10, 15 हो गया। अब जाएगा 3 से तो 3 बचे 15, अब जाएगा 5 से तो 5 एकम 5, तो क्या हो गया, देखिए 2 हुआ गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5, मतलब 2 के पावर में 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 मतलब देखिए ये बोला क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ये वाला चीज़ देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बोला है संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम है। यहाँ पर 12, ठीक है, 15 और 21 का एलसीएम निकालने बोला है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं एलसीएम, जैसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एलसीएम बोला है तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 7 = 21 हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर आपका 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21। ओके, देखिए सब में 3 कॉमन है ना, तो जो सब में कॉमन है तो क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर 3 आपका HCF हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एलसीएम बोला है ना, तो एलसीएम आप निकाल लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी विधि से। चलिए हम इसी सिंपल सा विधि से निकाल देते हैं 12, 15। लेकिन आप लोग 10th क्लास में ये वाला विधि आप लोगों को नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपल विधि से निकालता हूँ। 12, 15, 21 का 3 से चल जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, और तो जाएगा नहीं, कि 4 से जाएगा और 5 से जाएगा और 7 से, सबको गुना कर दीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। देखिए 4 × 12, 12 × 5 = 60, 60 को 7 से गुना कर दीजिए, 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग दिया है √2 तथा गुणनफल 1/3 है, वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जब भी दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने बोले आप लोग क्या लिखिएगा, द्विघात समीकरण लिख दीजिएगा। माना वो द्विघात समीकरण क्या है, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स, सॉरी एक्स यार, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो योग कितना देखिए, √2, तो यहाँ लिख सकते हैं x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, √2 हो जाएगा, शून्यकों का योग, और इंटू x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या है 1/3 और बराबर में 0। बस इसलिए हम बराबर में 0 लेते हैं, ताकि आप जो बटा में रहेगा वो उधर जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और बराबर में 0। ये 3 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आया क्या बचेगा हम लोग का, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो जाएगी इधर वाला। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, कहाँ देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग 4 नंबर में पूछा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देख लीजिए, जितना बार एक अक्ष को काटेगा दोस्तों वही शून्यकों की संख्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पर एक अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो गिन गिन के 4 ही बार, एक बार यहाँ पर 2 बार, 3 बार और एक 4 बार, मतलब जो x अक्ष के शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। px के शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। नेक्स्ट समीकरण युग्म दिया है, 2 को a1x + b1y + c1 और बराबर 0 और एगो a2 b2 c2 का दिया हुआ है। पूरा में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग करवा चुका हूँ क्लियर, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इसके आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10th का मैं अलग से मैथ का ऑब्जेक्टिव बना चुका हूँ, उसमें सारा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव ही करवा रहा हूँ, तो उसमें आप लोग ये वाले चैप्टर में पढ़ा चुका, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है और बहुत सारा हल यानी कि अनेक हल होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इसके लिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें भी x² आएगा, लेकिन दोनों तरफ आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो ये कट जाएगा।
देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा और कटेगा नहीं, यानी कि ये आप लोग का मेरे अकॉर्डिंग ये सही आंसर लग रहा है। और इसमें भी आएगा लेकिन कट जाएगा, इसमें तो क्यू आ जाएगा तो होगा नहीं, तो बी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है साथ में देख लीजिए। एपी दिया है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। आपको पता है कौन सा पद शून्य है? नहीं, और मुझे भी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि अनवा पद शून्य है, एन बराबर 0। ठीक है, हम जानते हैं एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। बस सबका वैल्यू बैठा दीजिए। ए का वैल्यू मतलब पहला पद कितना है देख लीजिए 21 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 मतलब क्या, एन का हमको निकालना है, और इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है देख लीजिए 21, 18 माइनस 21 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। इसको आप सॉल्व कीजिए आगे, तो क्या हो जाएगा देखिए एन माइनस 1 इंटू 3 को हम रख देते हैं। ठीक है, और ये -3 है ना, तो -3 है, चलिए -3 और बराबर 21 उधर जाएगा -21 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा हम भाग दे देंगे, n माइनस 1 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू उधर तो -21 है और इधर -3 गुना में था, आके हम बटा दे दिए, माइनस कटा 3 7 21 कट जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1 8, सही उत्तर हो जाएगा। तो 8वां पद दोस्तों इसका 0 हो जाएगा। ओके, देख लिया आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में यदि AD बराबर 1 सेंटीमीटर, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए AD कितना दिया है, AD दिया है 1 सेंटीमीटर, चलिए बहुत बढ़िया है। DB दे दिया है 1.5, ये 1.5 दे दिया है, और AE दे दिया है 2 सेंटीमीटर, चलिए बहुत बढ़िया है, और EC दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर होता कि AD बटा DB बराबर जितना आता AE बटा EC हो जाता, तो दोनों क्या होता यहाँ पर समांतर हो जाता DE और BC, बट ऐसा है ही नहीं, तो ये दोनों समांतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या है, समांतर है, नहीं है। इसके D और BC बराबर होगा क्या, DE और BC बराबर कभी नहीं होगा। DE परपेंडिकुलर BC, DE परपेंडिकुलर BC, ये भी कभी नहीं होगा। तो इसमें से दोस्तों मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, और या फिर आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम बताएं आप लोग को कि क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा क्या है 4/9, उसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, तो 4 × 16 अनुपात 81, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये वृत्त है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या समांतर स्पर्श रेखा, ये वाला और ये वाला समांतर होगा, तो इसके बीच की दूरी, यही वाला दूरी पूछा है, तो ये वाला दूरी किसके बराबर होगा, 2 को त्रिज्या के बराबर होगा, ये एक त्रिज्या r और एक त्रिज्या r, मतलब 2r इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो 2r मतलब क्या, 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उसको देख लेते हैं। चलिए, सबका हम अलग से सब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मैच कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर, क्योंकि मैं वहाँ से लिखा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, फिर भी अगर कुछ छूट गया तब लोग यहाँ से क्वेश्चन वापस देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग 11 मिनट क्या बोल रहा है देख लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यह बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो किस रूप में होगा, 4q + 1 के रूप में और 4q + 3 के रूप में होगा। ठीक है, उसी को प्रूव करना आप लोगों को, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या है, a है। ठीक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब क्या बोलेंगे कि a और b में हम क्या लगाएंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। देखिए, जहाँ r है मतलब रिमाइंडर जो है, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, पर 4 से छोटा होगा। ठीक है, और इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, 0 और 4 के बीच में होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बोले सर 4 नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि देखिए 4 से छोटा है, 4 के बराबर नहीं है, तो ये सारा चीज़ शेषफल हो सकता है। ठीक, अब ये जो संख्या है उसको हम किस 4q + 1 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है, भागफल है। ठीक है, जो a है, जो हम माने हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, वो क्या क्या रूप का हो सकता है, 4q का हो सकता है, 4q + 1 का हो सकता है, 4q + 2। क्यों, आप लोग देखिए q की जब 1 रखेंगे तो 4 × 4 धनात्मक हो रहा है। ठीक है, 4q + 1 अगर रखेंगे तो 4 × 4 और 1 5 हो जा रहा है, मतलब यहाँ सम विषम दोनों आ रहा है। लेकिन जहाँ q भागफल है, चूंकि a एक क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए हम सिर्फ विषम वाला को ही लेंगे। विषम वाला क्या है,
इसलिए यह 4q प्लस और 4q प्लस 2 जहाँ है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4q और 4q प्लस 2 दोस्तों सम आ जाएगा। कैसे सम आएगा कि 4 और q की जगह पर 1 रखिएगा तो 4 एकम 4 प्लस 2, 4 एकम 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता। तो आप लोग का जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा। इतना लिख दीजिए, आप लोग को पूरा पूरी नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अभाज्य गुणनफल निकालना हम आप लोग को पहले बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 120 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। सब में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए सब में कॉमन होना चाहिए, वही HCF होता है। तो एक आ रहा है सब में कॉमन 2 है, और एक आ रहा है यहाँ पर क्या, सब में कॉमन 3 आ रहा है। तो 2 गुने 3 हम लोग का यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 3 है। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। तो मान लेते हैं जब भी आप लोग इस तरह बोलेगा द्विघात बहुपद निकालना, आप लोग समीकरण मान लेना है। क्यों समीकरण मानेंगे? क्योंकि अगर बटा में कुछ रहेगा नहीं इधर तो जाके उधर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या मान ले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये मान लिए। अब शून्य को अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्य को का योग, योग कितना दिया आप लोग देख सकते हैं, 1 दिया है और गुणनफल 3 दिया है। तो लिख सकता हूँ योग की जगह पे 1 लिख दिए और गुणनफल की जगह पे 3 लिख दिए, बस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 हम लोग बराबर 0 इक्वल टू, ये समीकरण होगी। हम लोग को द्विघात बहुपद चाहिए, तो बहुपद भैया इधर वाला होता है, ये बहुपद होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हम लोग क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख लीजिए कि बोला सिद्ध करे कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, ये वृत्त है, इसके व्यास ये वाला हो गया, इसके सिरों पर जो रेखा खींच रहे हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि अगर त्रिज्या से होकर स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो क्या वो 90 डिग्री कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री, ये भी उसी प्रकार ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो हम जानते हैं वही लिखे हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या कितना का कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो इसीलिए ये जो BPO है ये वाला ये 90 डिग्री हो जाएगा और CQO ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम वही लिखे हैं 90 डिग्री दोनों को लिखे, यहाँ देख सकते हैं। समीकरण 1 में भी 90 डिग्री, 2 में भी 90 डिग्री, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो वही लिखे कि कोण BPO बराबर CQO, और ये दोनों दोस्तों एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर हो जाता है मतलब क्या, रेखाएं क्या है, समांतर है। आप लोग ये वाला चीज़ पढ़े होंगे ना कि कोई दो समांतर रेखा है, कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसका उल्टा तो हम बोल सकते हैं कि अगर उसका एकांतर कोण बराबर है मतलब क्या, ये समांतर रेखा है, वही चीज़ हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है कि यदि ABC एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग का एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण हम C समकोण बना दिए हैं। अब ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, वही लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग का यहाँ दे दिया है कि ये समद्विबाहु है, मतलब AC और BC क्या बराबर है। क्योंकि आंसर हमको AC के टर्म में लाना है इसलिए हम BC को हटा दिए, BC की जगह क्या लिख दिए, AC लिख दिए। ठीक है, वही लिखें AC बराबर BC दिया हुआ है, तो ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हम लोग का आंसर प्रूव हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो गया ना। नेक्स्ट दोस्तों समीकरण को सॉल्व कर हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक्स वाला को हम इक्वल मतलब प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ किए हैं। क्या किए हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इसको 3 से गुना कर दिए और ये जो समीकरण इसको 2 से गुना कर दिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, तो हम लोग कट जाएगा। तो समीकरण 1 को कितना से 3 से गुना कर देना है और पूरा समीकरण 2 को 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इतना आप लोग आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 तो 6x, 3 त्रिका 9 तो 9y और 3 को 46 से गुना कीजिएगा तो 138, फिर 2 से कीजिएगा 2 तिया 6x, 2 पचे 10y और 2 को 74 से कीजिएगा तो 148 हो गया। अब देखिए समीकरण इसको है दोनों को घटा देते हैं हम, तो घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस, तो माइनस मतलब 10 में 9 गया तो 1y बचेगा, साइन बड़ा चिन्ह माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम लोग y इक्वल टू 10 आंसर बच जाएगा। ओके, अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम y का मान रख दिए, ये समीकरण 1 है, बस यहाँ y का मान बैठा दीजिए, 3 इंटू y की जगह पे 10, 30 10 30, 3 10 30 और उसको माइनस कर दीजिए, आपका 46 - 30 कितना आ जाएगा, 16, और उधर 2 गुना में है तो 2 इधर जाके बट्टा हो जाएगा, यानी कि 16/2 यानी कि 8 आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 0 और 250 के बीच कितनी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, 0 और 250 के बीच कितनी संख्या 4 से विभाजित है, यही पूछा है।
तो इसमें एपी का यूज़ करें हम लोग। 0 और 250 को कितनी 4 से विभाजित, सबसे पहला संख्या 4 हो जाएगा, दूसरा संख्या 8, 12, इस प्रकार 250 से 250 तक कौन सा संख्या होगा, तो उससे जस्ट पहले 248 4 से विभाजित होगा। तो पहला संख्या क्या हो गया, a बराबर 4 हो गया, सार्वंतर क्या हो गया 8 - 4 = 4 हो गया, और अंतिम पद यानी कि 248 हो गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं अंतिम पद का फॉर्मूला, और यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, n मतलब पदों की संख्या निकल जाएगा। तो n = 248 = क्या हो 4 + n-1 × 4। ठीक है, बस ऐसे ही कर लेना। इसमें से 48 4 इधर प्लस में, इधर एक माइनस हो जाएगा, तो 248 - 4 हो जाएगा और 244 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया। देखिए ये तो 48 में 4 गया, 244 हो गया, अब ये -4 इधर आके फिर +4 हो गया। ठीक है, तो 244 फिर से 248 हो गया, और 4 गुना में 4 बटा कर दीजिए, यहाँ पर 62 आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या देख लीजिए। बोला एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि AO/BO = CO/DO है, दर्शाई कि एबीसीडी एक समलंब है। आप लोग को प्रूव करना है एबीसीडी समलंब है। एबीसीडी कब समलंब होगा, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ADB में लेते हैं, यहाँ पर एक हम खुद से समांतर मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़, तो अब ABD में हम ले लेते हैं। ठीक है, ABD में क्या होगा, DM/AM = DO/OB, वही होगा। तो वही लिखा है कि DM/MA = DO/OB, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अगर रेखाएं भुजाएं समांतर है, तो यहाँ जो ये रेखाएं समांतर है, तो ये भुजाएं समानुपाती हो जाएगा, तो ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट उसको पलट के थोड़ा लिख दिया है। क्या लिख दिया है, AM कर दिया है और बटे DM कर दिया है, तो ये भी पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, OB/OD या DO, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ दोस्तों हम लोग का दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AO/BO = CO/DO दिया हुआ है। ठीक, तो उसी को लिख दिया है AO/BO = CO/DO। ठीक है, अब यहाँ देखिए OB/OD है ना, तो हम इसको OB/OD के रूप में लिख लेते हैं। तो OB/OD कैसे होगा, तो OB को उधर भेजना पड़ेगा ना, तो OB को हम उधर भेज दें यहाँ पर, और ये AO/CO, CO यहाँ आ गया नीचे, 1 मिनट, ये जो है CO यहाँ आ गया, तो AO/CO हो गया, और BO उधर चल गया, तो BO/DO। अब ये देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ मैच कर रहा है, बराबर हो रहा है ना, मतलब ये दोनों चीज़ भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम ले लेंगे, यहाँ पर 1 और 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, AM/DM = AO/OC मिल जाएगा। तो AM/DM = AO/OC होगा, मतलब क्या, AM/DM, यहाँ देखिए AM/DM = OA/OC था ना, OA/OC, मतलब ये और ये क्या होगा, समांतर हो जाएगा। दोस्तों हम ये तो पहले ही समांतर मान लिए थे, ये दोनों समांतर था, हम मान लिए थे ना, अब ये इसके भी समांतर है, मतलब ये और इसके समांतर हो जाएगा। ये फिर से समझ लीजिए, ये भुजा इसके समांतर है और ये इसके भी समांतर हो गया, मतलब ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया, समांतर हो गया, तो क्या है, ABCD एक समलंब है। नेक्स्ट त्रिज्या का क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान, आप लोग देख लीजिए। थीटा और R दिया है, तो आप लोग को बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, स्क्रीन में देख लीजिए। उसके बाद आप लोग का एक समीकरण दिया था, उसमें क्या था, D विभक्तिकरण निकालना था, आप लोग का मूल कैसा है निकालना था। तो D आप लोग निकालिएगा, तो D 0 से छोटा हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर आप लोग का एक प्रमेय था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते, वही वाला क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा ना, आप लोग सिर्फ ये वाला दोस्तों याद रखिएगा कि अगर भुजाएं समान में होता है, समांतर होता है, तो रेखा बाकी दो भुजाएं समानुपाती हो जाती है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव फाइनल बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और उतार लीजिए। अभी मैं इसको और ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, देखिए समझाऊंगा तो समझ ही लीजिए आप लोग। हम रचना में क्या किए, रचना में यहाँ से इस पर एक लंब खींचे और यहाँ से एक रेखा इस पर लंब खींचे। ठीक है, और इसको B और E को मिलाएं, C और D को मिलाएं, वही यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ADE, यानी कि एरिया ऑफ ADE, ये वाला चीज़ देखिए, ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे और बटा DBE का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ADE का क्या होगा, हाफ गुने आधार AD है, और ऊंचाई क्या है, EN, लंब है ना, तो EN हो जाएगा। उसी प्रकार ये नीचे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार क्या है, DB, और लंब ये वाला नहीं है, इस आगे बढ़ाएंगे, इस पर कहाँ लंब है, देखिए ये वाला, ये जो भुजा को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ पर लंब, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये लंब हो जाएगी EN उसके लिए भी। तो ये हाफ गुने DB गुने EN लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो काटना है काट दिए। उसी प्रकार सेम प्रोसेस दोस्तों फिर ADE और ECB में किए। ठीक है, इधर से फिर ADB मतलब ऊपर वाला, और अब लिए ECB ये वाला में। ठीक है, उसको फिर से उसी प्रकार से किए और यहाँ पर जो आया काटना काट दिए। अब देखिए कोई भी समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, अगर त्रिभुज एक ही आधार पर हो। आप लोग यहाँ दिख रहा है
ये समांतर रेखा है, उसके बीच में एक ही आधार पर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बस समीकरण 1, 2, 3 से हम लोग का ये वाला चीज़ आ जाएगा। बस इतना आप लोग कर देना है। नेक्स्ट 23 नंबर है, उसको देख लीजिए। मैं ज़्यादा आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बस आप लोग देख लीजिए और अपना जो मंथली टेस्ट है उसमें लिख दीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा आप लोग को, इसमें जस्ट मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा था। चलिए ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करूंगा, उसको दूर कर सकूं। ठीक है, सारा मॉडल पेपर, सारा आप लोग का जितने सारे प्री टेस्ट है 10 का सभी को सॉल्व कर चुका, आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हेल्प हो। देखिए मंथली टेस्ट इसलिए लिया जा रहा था ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम अगर नहीं देते हैं तो आप लोग का वो काम करेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब हो रहा है आप लोग का तो इसमें मंथली टेस्ट फिर आप लोग का, अब देखिए सेकंड वाला क्या होगा, तो इसमें अब मंथली शायद आप लोग काम करेगा। लेकिन चलिए एग्जाम दे दीजिए, आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।